हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे मलिक रियाज हुसैन, जो कि बहरिया टाउन के बानी सरबराह हैं, दुबई में हैं, मगर उनके 3 करीबी साथियों को आज सज़ा सुना दी गई है। उनके खिलाफ केस क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बलूचिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में आपको नई मालूमात देंगे और बताएंगे कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के एक्टर्स और करैक्टर्स कौन से हैं और इस सारे मामले में मनशियात का क्या खेल सामने आया है। हम अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करेंगे और बताएंगे कि इसराइल क्या समझता है कि इस सारे मामले में अमन मुआहदे को कौन तोड़ेगा। इसराइली अखबारात में क्या छप रहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर हम कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात करेंगे, अपडेट देंगे आपको। और सबसे आखिर पर हम सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में जाएंगे, जहां पर एक पटवारी खातून इंसाफ के लिए दर दर के धक्के खा रही है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए क्या टेस्ट केस है। आइए इन तमाम इश्यूज पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फखर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या नई ताज़िया? शाह जी, नई ताज़ियाँ तो आजकल बड़ी हैं। जंग फिर से शुरू हो गई है, बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है। उसको देखें, यहाँ इस्लामाबाद में आए तो आज इस्लामाबाद में एक ऐसा फ़ैसला आया है जो कि मेरा ख्याल है कि ये बहरिया टाउन और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ इस तरफ फ़ैसले जो है ना बड़े कम आते थे। ये जो फ़ैसला आया है आज, उनके कुछ जो बहरिया टाउन के कुछ सीनियर मुलाजमीन और मैनेजमेंट के लोग थे, उनको सज़ा भी हुई है। गो कि सज़ा इतनी बड़ी नहीं है, एक साल की, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पहले मैं ये चाह रहा था कि आपसे ज़रा इसी जो केस के हवाले से, क्योंकि ये शायद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मामला है, ये है क्या, कैसे हुआ, कितनी अमाउंट थी इसमें इन्वॉल्व जो कि पाकिस्तान से बाहर गैर कानूनी तौर के ऊपर भेजी गई है, ये ज़रा इसकी तफसीलात क्या है? फ़खर, सबसे पहले तो ये जो फ़ैसला आया है, FIA ने इस केस को लीड किया है। और आप ये देखिए कि FIA को हम बड़ा बुरा भला तो कहते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी अदारे को, इंस्टीट्यूशन को एतमाद देते हैं काम करने के लिए, तो वो काम भी करता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि आपके हर दफ़ा इंटरेस्ट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अक्सर आपके इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप इन लोगों को काम नहीं करने देते। जाहिद भट्टी हैं इंस्पेक्टर, मैं कभी इनको ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, FIA के, जिन्होंने इस सारे केस को बनाया, इसको प्रोसिक्यूट किया। और आज एडिशनल सेशन जज है नसरुल मिनल्ला, उन्होंने जो FIA के इंस्पेक्टर के बनाए हुए केस के ऊपर वर्डिक्ट दे दी। अच्छा, ठीक है, फैसला उन्होंने दे दिया। फैसला पहले तो ये है कि केस क्या है। केस ये है कि 3 मुलजमान हैं, जिनमें एक मुश्ताक साहब हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं, दूसरे इमरान काका हैं, मोहम्मद इमरान काका। ये मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन के सरबराह हैं, उनके एक करीबी साथी हैं कैसर मिली, उनके सगे भाई भी हैं। और इनके ऊपर इल्ज़ाम ज़ाहिर हवाला हुंडी का है। और तीसरे हैं कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान, और ये कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान वो हैं जो मलिक रियाज के प्रॉपर्टी डीलर थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन के जो सरबराह थे मलिक रियाज हुसैन, उनके 2 करीबी तरीन, जो बराह रास्त करीबी तरीन लोग हैं, 2-3, उनको सज़ाएँ हुई हैं। इन लोगों पे, इन ऑफिशल्स के ऊपर इल्ज़ाम क्या था? इनके ऊपर इल्ज़ाम था 1.7 अरब रुपए की मुबैना हवाला हुंडी या मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है जी, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था। हुआ ये कि जब ये क्रैकडाउन बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ शुरू हुआ, तो जो स्टेट बैंक है उसने बहरिया टाउन के और उनसे मुंसलिक लोगों के अकाउंट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बंदा पूछे कि पहले आप क्यों नहीं मॉनिटर करते रहे? इसलिए नहीं मॉनिटर करते रहे कि बड़े पावरफुल लोग यानी कि इनके साथ होते थे, और ये उनके साथ होते, अदलिया इनके साथ होती थी, फौजी जर्नैल इनके साथ होते थे, ब्यूरोक्रेट इनके साथ होते थे। अब वो सारा जब पीछे हटा तो स्टेट बैंक ने भी अपना काम शुरू कर दिया। स्टेट बैंक ने ये देखा कि इन लोगों के अकाउंट्स में, बहरिया के अकाउंट्स में से इन लोगों के अकाउंट्स में पैसे आते हैं। मुश्ताक प्रॉपर्टी डीलर, इनका जिक्र किया जाता है, और इन लोगों का, तो पैसे जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनमें से विड्रॉ होते हैं और फिर पैसे गायब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब बात समझ रहे हैं ना कि जो कंपनी के अकाउंट्स में से जाते थे इन इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में,
और इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में से वो पैसे विड्रॉ हो जाते थे। तो एक रिपोर्ट तैयार की गई, इसे कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन STR होती है जो STR। ये जो स्टेट बैंक है तमाम बैंकों को मॉनिटर करता है। वो किसी के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे अनयूजुअल अमाउंट आए या अनयूजुअल अमाउंट विड्रा हो जाए और अकाउंट के प्रोफाइल से वो मैच ना करती हो, तो ये STR रिपोर्ट जारी होती है। कोई एनॉमली होती है ट्रांजैक्शन में तो उससे STR जनरेट हो जाती है वो। उसकी बुनियाद के ऊपर ये केस दर्ज किया गया था। अब ये केस की जो बुनियाद है, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर सवाल बाद में उठाए जाएंगे जब ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है इसके ऊपर क्वेश्चन उठेगा बाद क्या में। बुनियाद है? ये STR है ना, इसकी बुनियाद STR है। तो अब हुआ ये कि ये जो जाहिद भट्टी साहब हैं, इन्होंने अपने साथियों के साथ इन्वेस्टिगेट किया और अब इन तीनों मुलजमान की 1-1 साल कैद सुनाई गई है और साथ साथ 5-5 लाख रुपया जुर्माना और गैर कानूनी जो जायदाद है उसकी जब्तगी का भी कहा गया है। ये सज़ा है जो दी गई है इनको। तो जो कर्नल खलीलुर रहमान है, इनको पहले भी 10 साल की सज़ा हो चुकी हुई है। अच्छा, पहले से आपको पता है, पहले भी एक फ़ैसला आया था। तो मलिक रियाज हुसैन जो कि दुबई में है और उनके बेटे अली रियाज दुबई में हैं, FIA का डोमेन नहीं है कि वो दुबई से कांटेक्ट करे। हमारी इतलात के मुताबिक वो डोमेन जो दिया गया है वो नैब को दिया गया है और आखिरी इतलात आने तक नैब के पास भी जो दुबई की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं है। एक बातें तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एट दी सेम टाइम एक तरफ तो ये फैसले आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि सुलह सफाई की कोशिशें भी गुज़िश्ता 1-1.5 माह में बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। मलिक रियाज और इनकी सुलह सफाई की जो कोशिशें वो भी हो रही हैं। तो ये आज एक बड़ा केस था जिसका फैसला हुआ, क्योंकि बैरिया टाउन के साथ बहुत सारे लोगों के घर हैं, मफादात हैं, बिजनेसेस हैं, तो ये बड़ा अहम केस है। इस हवाले से ज़ाहिर बैरिया टाउन भी इन केसेस को कॉन्टेस्ट करता है, वो इन केसेस को दुरुस्त नहीं समझता। मलिक रियाज ख़ुद बैरून मुल्क चले गए हैं। हमने एक्चुअली जो हैपनिंग है वो बता दी है। इस पे अगर बैरिया टाउन वालों का भी कोई मौक़िफ़ हो तो हम देने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, या किसी और ने भी कोई मौक़िफ़ देना हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हमारा इनमें हम किसी किस्म के फ़रीक नहीं है। हम एक हैपनिंग है उसको ऑनेस्टली रिपोर्ट कर रहे हैं और किसी का कोई ख्याल है तो वो हम दे सकते हैं। शाह जी, ये जो मलिक रियाज का आप वो बात कर रहे थे ना कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, वो ये जो बातचीत है और ये जो आप बात कर रहे थे ना कि हमेशा मलिक रियाज के साथ हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सारे होते हैं। देखें, ये जो मामला शुरू हुआ था ना मलिक रियाज का, जो इस टाइम पाकिस्तान की रियासत के साथ और ये जो एक आपस में पहले तो हमेशा जो है वो मलिक रियाज के मामलात हमेशा सेट रहते थे। ये जो मामला शुरू हुआ था ना, ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को जो मलिक रियाज ने ज़मीन एक एक्वायर करके देनी थी, उनके पैसों का मामला था। ये तब शुरू हुआ था जनरल कियानी के दौर में। जनरल कियानी के दौर में जो अमाउंट दी गई थी और जो एज़ पर एग्रीमेंट इन्होंने ज़मीन देनी थी वो उसकी कोई 50% इन्होंने दी थी, बाकी ज़मीन नहीं दी थी। तो ये मामला तब से शुरू हुआ था। फिर जनरल कियानी का दौर चला गया, जनरल राहील शरीफ का दौर आया, उसमें भी इनसे बातचीत और पसे पर्दा ये मामलात चलते रहे कि ये किसी न किसी तरीके, ये जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये प्रोजेक्ट दरअसल शुरू किया था कोई शोहदा की फैमिलीज़ के लिए, और वो जो लोअर रैंक के जो शोहदा होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना था इन्होंने, वो उसके लिए ज़मीन एक्वायर करके देनी थी। जनरल राहील शरीफ के दौर में भी ये मामला जो है वो सेटल नहीं हो सका। फिर उसके बाद जो फिर मौजूदा उसके बाद जनरल बाजवा का दौर आया। जनरल बाजवा ने फिर ये किया कि इनकी आपस में जो है वो मलिक रियाज और जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जो टॉप की मैनेजमेंट थी, उनके आपस में ये कहा कि आउट ऑफ कोर्ट बैठ के ये आप सेटल करें और ये जो ज़मीन है एक्वायर करके वो दें। तो जो मलिक रियाज की तरफ से नेगोशिएट करने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव या जो हेड था वो भी एक रिटायर्ड जनरल था, और दूसरी तरफ से जो है वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो एक सर्विंग जो जनरल था। तो वो आपस में इनकी जो है वो नेगोशिएशन हुई। जो मलिक रियाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम जो रिटायर्ड जनरल थे वो जनरल अमजद शुएब थे। तो
सेटलमेंट ये हुई जनरल बाजवा के दौर में कि कोई 75 बिलियन रुपीस थे गालबन, उसका इन्होंने ज़मीन एक्वायर करके देनी थी। वो इन्होंने कहा कि एक टाइम पीरियड दिया उसमें देंगे, तब भी इन्होंने मलिक रियाज ने वो उस सेटलमेंट के तहत भी वो पूरा नहीं किया। तो उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया कि इनसे जो है ये शिकंजा सख्त किया जाए। गो के उसके बाद हमने देखा है कि मलिक रियाज ने इसको एक सियासी रंग दिया कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आदम ऑफ गवाह बनाना चाहते हैं। मामलात असल में जो शुरू हुए थे वो जनरल कियानी के दौर से ये ज़मीन की जो है वो एक्वायर करने के हवाले से ये शुरू हुआ था। अब भी जो गालबन ये इसमें बुनियादी जो एक मेन चीज़ है वो वही ज़मीन का जो एक्वायर करने के हवाले से था, और शायद पस पर्दा ये उसी हवाले से भी जो है इसमें एक वो हो सकती है। अच्छा शाह जी, ये जो इस्लामाबाद वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही थी। लोगों ने जो पुलिस एहलकारान शहीद हुए या जो बाकी सरकारी उनके लवाहिकीन ने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो जो धरना उन्होंने दिया है अपने जो शोहदा की डेड बॉडीज़ के साथ के प्राइम मिनिस्टर और जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की वो आएगी तो फिर हम इसको धरने को ख़त्म करेंगे। ये मामला है क्या, शुरू कहाँ से हुआ और असल कहानी इसके पीछे क्या थी, ये जो इंसिडेंट हुआ है? फ़ख्र, बात यह है कि बलूचिस्तान का मामला तो मुसलसल चला आ रहा है। वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम वहाँ पर हम देखते हैं कि टीटीपी के लोग भी मौजूद हैं, वहाँ पर बीएलए के लोग भी मौजूद हैं, वो अटैक भी कर रहे हैं। अब गुज़िश्ता 3 दिनों में मैं थोड़ा सीक्वेंस पढ़ देता हूँ। 4 दिनों में ज़ियारत में 30 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। फिर एक और भी छोटा अटैक हुआ जिसमें कहते हैं 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। एफसी के 17 एहलकार लसबेला में वो शहीद हुए हैं, और वड में शफीक मैंगल जो हैं, जो कि हुकूमत के साथ और फोर्सेस के साथ हैं, इन्होंने भी एक फ़ोर्स बनाई हुई है, उनके घर के ऊपर हमला किया गया। वहाँ पे भी 20 अफराद जो हैं वो मारे गए। अब इसमें ज़रा तरतीब सुनने वाली बात है जिससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। ज़ियारत में टीटीपी का अटैक हुआ है जो हमें अभी तक पता चला है। लसबेला में बीएलए ने अटैक किया है। फिर वड में ये भी बीएलए ने अटैक किया है। वड में बीएलए ने इसलिए अटैक किया कि बीएलए और शफीक मैंगल आमने सामने हैं, ठीक है, इन्होंने इसलिए अटैक किया। अब टोटल अगर नंबर आप देखें, हमारे सिक्योरिटी एहलकार नौजवान जो शहीद हुए हैं वो 70 सा नंबर क्रॉस कर जाता। आज भी चागी में एक हमला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे हैं बलूचिस्तान में। हलाकतें वहाँ पर हो रही हैं मुसलसल, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर जारी है। वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के एक्टर्स टीटीपी भी सामने, टीटीपी के साथ हम देख रहे हैं कि बीएलए भी वहाँ पर बहुत एक्टिव है और बड़ा विजिबल उनका फुटप्रिंट हमें नज़र आ रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कहती है वो ये कहती है कि जी इस अफ़गानिस्तान की सरजमीन को हिंदुस्तान यूज़ कर रहा है, और ये जो सरजमीन है इस हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जिसे कहते हैं मिलाप की वजह से यहाँ पर बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल। उन्होंने भी कहा कि 54 जो दहशतगर्द हैं हमने मार दिए हैं और हमने जो है ना बड़ी भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट के एक्टर्स और करैक्टर्स तो हमें पता लगे, एक चीज़ जो चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही वो बड़ी अहम है कि बलूचिस्तान में चूँकि कॉन्फ्लिक्ट है ना फ़ख्र, बलूचिस्तान में हमें जो पता चल रहा है वहाँ पर मनशियात भी जो पोस्ट की पैदावार है वो भी की जा रही है। और मेरे पास मुख्तलिफ वहाँ पे बलूचिस्तान में मेरी बात होती रहती है। लोरालाई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, दुक्की और मुख्तलिफ जगह मैं नाम शुरू करूँगा। ये वो इलाके हैं जहाँ पर फ़ख्र पोस्ट पैदा की जा रही है, मनशियात बनाने की फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं और ज़ाहिर है उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो ये यहाँ पर एक मगलूबा बन गया है, मगलूबा बनाया जा रहा है। और हम जिस तरीके से डील कर रहे हैं, हमारा डील करने का भी तरीका नहीं बदला, और वो उनका जो एक्ट करने का वो भी तरीका नहीं बदला। तो अब ये जो चीज़ें हैं, आप देखें ना, कोयटा में लास्ट टाइम उन्होंने कोयटा के वज़ीर आला का घर जहाँ पर है उसके करीब पहुँच गए। अब हमारे जवान वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, बच्चे हैं ना वो भी किसी के। आपको पता होगा कि अभी इस चंद दिन पहले एक नौजवान डॉक्टर जो कि कराची से चला है, अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ बहुत ही उस और कोयटा से 20 मिनट के फासले पे है, और फिर उसकी वाइफ फ़ोन कर रही है आप आए हमारी मदद को, ज़ाहिर है गवर्नमेंट को कह रही है, और वो कोई गवर्नमेंट को मदद करने के लिए पहुंच नहीं रही। तो मेरे ख्याल में बहुत सख्त सूरत हाल वहाँ पर ख़राब है, और वहाँ पर मल्टी प्रोंग्ड जो है ना स्ट्रेटजी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये मसला इसी तरह रहेगा। हम सारे हुकूमत में जब होते हैं देखते हैं, हर हुकूमत को देखते हैं, तमाम हुकूमतें और तमाम लोग जो है सरकारी हुकाम बड़ी बयानात देते हैं कि हमने दहशत गर्दों को मार दिया। अभी तक तो नहीं दहशत गर्दों की कमर टूटी, वो कमर ऐसी टूटती है कि वो फिर उठ के बन के आ जाती है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी रिव्यू की ज़रूरत है। मैं तो यही समझता हूँ कि गुज़िश्ता फ़खर कितना अरसा हो गया मैं और आप ये डिस्कस कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे और आपके डिस्कस करने से पहले ये कॉन्फ्लिक्ट जो आखिरी ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये तो अगर आप देखें इसकी इंटेंसिटी अगर पीछे जाना शुरू करें तो अकबर बुगटी की इलाकत के बाद का फेज़ है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऊपर गया। हाँ, नवाज शरीफ का बीच में जब प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे और उनके दौर में जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त नीचे ज़रूर आया था, क्योंकि एक बातचीत का अमल उन्होंने शुरू किया था ब्रामदाग बुगटी और जो बैरून मुल्क है। अब तो ब्रामदाग बुगटी और वो जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनके हाथ में भी कुछ नहीं, इररेलेवेंट हो गए, वो इररेलेवेंट हो गए। अब तो बशीर ज़ेब और ये दूसरे लोग जो है ना वो, और जो पॉलिटिकल कुव्वतें थी फ़खर, आपके जो पॉलिटिकल प्रो फेडरेशन पॉलिटिकल कुव्वतें थी, हमने उनको ऐसा मायूस किया कि अख्तर मैंगल यहाँ पर असम्बली में बात करना चाहते थे। आपको पता है ना इस्तीफ़ा क्यों दिया उन्होंने? एक दिन भी उन्होंने पहले दिन खड़े हुए कि मैं बात करना चाहता हूँ, बात नहीं करने दी। दूसरे दिन खड़े हुए बात करना चाहता हूँ, बात नहीं करने दी हमारे स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब ने। और फिर उन्होंने पैगाम दिया सरदार अयाज सादिक साहब को कि मैंने अपनी फ़्लाइट डिले करवाई है, आप मुझे बात करने दें। वो फिर जब बात नहीं करने दी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अभी वो आए हुए थे, कल एहतजाज था, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में एक जो नेशनल असम्बली ने तनख्वाह जो देती रही है वो वापस करने गए, उसका चेक वापस किया। उसके ऊपर भी हमारे पास जो लोग हैं वो एतराज़ कर रहे हैं, देखें जी रज़ाकारा ने भी असम्बली ने गन पॉइंट पे अख्तर मैंगल से पैसे लिए हैं, और अख्तर मैंगल को तो वैसे ही गवर्नमेंट इतने पैसे देती है उनकी ज़मीनों पे, आपको पता है ना वो सुई गैस वगैरह है। तो ये वेरी सैड है। हमने पॉलिटिकल कुव्वतों को वहाँ पे भी कमज़ोर किया है, और फिर BYC है वहाँ पे, मारंग बलोच, उसको सज़ा हो गई हुई है। वो एक जब वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम है BYC ने फिल कर लिया हुआ है। तो ये नहीं, तो इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो मैंने आपको कहा है ना कि सोल्यूशन कोई बटन दबाना तो सोल्यूशन नहीं है। ये मल्टी प्रोंग बातचीत भी ज़रूरी है, जो मिलिटेंसी करे उनको टारगेट करना भी ज़रूरी है। ये तो हो रही है, कहाँ पर बात हो रही है? बातचीत भी हो रही है। देखें किसके साथ शाहजी, आपने जो ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से ये था कि हम उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे जो हथियार अपने डालेंगे, और उसके बाद हम जो है जो सरेंडर करेंगे उन लोगों के साथ बात करेंगे। जो सरेंडर कर रहा है उसके हवाले से तो है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे दरअसल बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो इंटरनेशनल जो गेम्स वाली बात वो भी है, वो इसमें कोई शक नहीं कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जितनी सिचुएशन यहाँ पे वोलेटाइल होगी उतना ज़्यादा ये जो फ़ॉरेन जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी, और फिर दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो दहशत फैलाते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी आइडियालॉजी, उनके नज़रियात, ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता। मेन चीज़ होती है कि अगर आपको फंडिंग मिल रही है, आपके पास असला है, आपके पास पैसा है,
तो वो उससे जो है उनके लिए बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। वो जो चीज़ है वो अगर एक अबंडेंटली मिल रही है इन तमाम को, तो उस पर फिर मेरा ख्याल है कि वही चीज़ है कि ये वो क़ुव्वतें हैं जिनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ वही उसी ज़बान में बात करनी चाहिए जो कि हुकूमत को कि काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए इनके साथ। लेकिन जो चीज़ आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क़ुव्वतें, अख्तर मेंगल जैसे लोग या इस तरह के जो है वो उनके साथ उनको इंगेज करना, ये दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये करना चाहिए इनको। और अब भी जो बलूचिस्तान के अंदर नाराज़ लोग हैं, जो ये अभी भी फेडरेशन के ऊपर यकीन रखते हैं, जो बातचीत के ऊपर यकीन रखते हैं, हुकूमत को दिल बड़ा करके उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल फ़खर, मैं आपको बताऊं कि अब उनकी तादाद भी बड़ी का, अब बलूचिस्तान में प्रो फेडरेशन पॉलिटिक्स करना भी तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये भी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है, ये भी तो एक बड़ा एक तकलीफ दे बात है कि जो 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 पॉलिटिशियन यहाँ पर आए थे, आपने उनको बात नहीं करने दी, वो चले गए। अब ये तो बड़ा, खैर ये इसके ऊपर पता नहीं क्या मैं कहूँ। मैं तो आपको बताऊँ कि मैं इस पे वो बातें करेंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये जो मैंने आपको मनशियात वाली बात बताई है, ये कितनी एक तकलीफ़ दे बात है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। मुझे याद है जब वो जनरल नासिर जंजुआ कोर कमांडर थे, उस टाइम हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे जब उन्होंने बातचीत का जो है वो पॉलिसी अपनाई। फिर उसके बाद जनरल आमिर थे गालिबन, जी हाँ, उन्होंने भी उसी पॉलिसी को जो है जनरल वो सरफराज जो हैं वो कहते हैं कि वो सनाउल्लाह बलूच ने भी बताया था कि जनरल सरफराज ने कहा था कि बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद पास करें। फिर हम असम्बली में भी जा रहे थे, मरकज़ी असम्बली में भी जा रहे थे, उनके दौर में भी हुई। लेकिन अगेन वही बात है ना कि ये कोई उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो बैठेगी नहीं, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बैठे और मल्टी प्रोंग्ड इसका हल निकालें। वरना तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो शहीद होते रहेंगे, और ये तो वेरी सैड। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, उसी के साथ ही अगर आप देखें बलूचिस्तान के साथ ही जो है बॉर्डर है ईरान का, ईरान में दोबारा से झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है पिछले 2 दिनों में कंटिन्यूसली जो है वो अमेरिका भी टारगेट कर रहा है और फिर उसके जवाब में ईरान भी टारगेट कर रहा है। तो ये क्यों दोबारा से शुरू हुआ मामला? अच्छा फ़खर, मैं ये जंग तो शुरू हो गई, हमने कल इसको डिस्कस भी किया था कि ये क्यों हुई कि 3 जो शिप थे जो आ रहे थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उसके ऊपर इन्होंने कह दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखें, मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप उन आस्पेक्ट्स को भी देखने की कोशिश करते हैं जो अदरवाइज़ इग्नोर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज भी इज़राइल के बारे में कि इज़राइल क्या सोच रहा है, ये हमारे लोगों को नहीं पता। हमारे थिंक टैंक्स में इज़राइल एक्सपर्ट कोई नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप इज़राइल के अखबारात पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे क्या छप रहा है, ये इजरायली पर्सपेक्टिव क्या है कि वो क्या कह रहे हैं, ये बताएं। देखें, इसराइल तो पहले दिन से ये इसराइली जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था वो इस डील के किसी तौर पे हक में नहीं था, और वो ये भी समझते थे, मैंने इसी टॉक शॉक में भी डिस्कस किया था, इसराइल की जो वाहिद उम्मीद थी और होप थी वो ये पासदारान इनकलाब थे। इसराइल का मुख्तलिफ़ अखबारात में एडिटोरियल छपे, मुख्तलिफ़ ओपिनियन आर्टिकल छपे, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप से सब उम्मीद हार चुके हैं। इसराइल ख़ास तौर पे जो नेतन्याहू को उन्होंने जिस तरह से स्नब किया था, तो उसके बाद इसराइली जो इस टाइम लीडरशिप है वो ये उम्मीद लगा रही है कि पासदारान इनकलाब ख़ुद इस मुआहदे को जो है ना वो गलती करें, वो गलती नहीं करेंगे, वो इस मुआहदे को फाड़ देंगे। और अब मुझे वो चीज़ें जो है ना वो कुछ होते हुए नज़र आ रही हैं कि जो इसराइली प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये मुआहदा कामयाब नहीं होगा और ये पासदारान इनकलाब जो है इसको किसी तौर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही ये सारा मामला हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। आज इस पे मैं मुख्तलिफ जो इसराइली अखबार पढ़ रहा था उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये है कि ट्रंप के पास अब 3 ऑप्शंस हैं, वो इन 3 ऑप्शंस में से किसके ऊपर अमल करता है, या वो तीनों का मिक्सचर बना के कोई जो है वो आगे इसको लेकर जाता है। पहला ये है कि ईरान का ये मुतालबा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला वो मान ले
कि आप यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन भी है या जो टॉल के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है वो करा दें, क्योंकि अब उसके लिए ट्रंप के लिए मेन दर्द सर है उसके जो इलेक्शंस आ रहे हैं। तो एक तो उसके पास ऑप्शन यही है कि एज इट इज़ जो है वो इसको स्टेटस को वो चलने दें। दूसरा ये है कि वो दोबारा से नेवल ब्लॉकेट करके ईरान के जो सिलेक्टेड जो टारगेट्स हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दे। यानी जैसे पहले ट्रंप ने कहा था कि हम इनके ब्रिजेस, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको हिट करेंगे और साथ ही इनकी नेवल ब्लॉकेट करके ईरान की जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देंगे। इससे इसको फाइनेंशली स्क्वीज़ किया जाएगा। तीसरी ऑप्शन ट्रंप के पास ये है कि वो प्री 28 फरवरी वाला जो एक सूरत हाल है उस पे ले जाएं। यानी वो प्री 28 फरवरी जो सूरत हाल ये थी कि ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो पाबंदियां थी। ईरान किसी को तेल नहीं बेच सकता, ईरान किसी को अपनी दीगर जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो फाइनेंशली इससे वो किया जाए। अब इस पे जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है बज़ाहिर ट्रंप इंतज़ामिया की कि वो इन तीनों को मिक्स करके वो करेंगे कि पहला ये इस मुआहदे के तहत ये था कि जो इन्होंने ये इसराइली पर्सपेक्टिव है, ये इसराइली पर्सपेक्टिव ये कह रहा है कि ये तीनों को मिक्स करके जो है वो ट्रंप शायद ये कोई ऑप्शन अपनाने जा रहा है। एक तो ये कि वो सेंक्शंस जो इन्होंने हटा ली थी, ऑयल की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी, फिर इनके जो फ्रोज़न एसेट्स थे वो 12 अरब डॉलर जो है वो इनको वापस करना, तो वो प्रोसेस जो है वो ज़रा इसको वो स्लो डाउन कर देंगे जो कतर से इनको पैसे ईरान को देने थे। दूसरा ये कि जो सेंक्शंस भी इतनी जल्दी जो है वो आप नहीं हटाएंगे। दूसरा ये कि इक्का दुक्का ये इस तरह टारगेट, जैसे आज इन्होंने ईरान और मशहद के जो मिलाने वाली जो रेलवे ब्रिज थी उसको उड़ा दिया, जिससे इनकी पूरी ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। जो आयतुल्लाह अली अल ख़ामेनी की आज आखिरी रसूमात के लिए वो लोग जा रहे थे वो मुअत्तल हो गया। तो ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो उसको भी तबाह कर देंगे। और फिर उसके साथ साथ तीसरा ये कि ये बातचीत और मुज़ाकरात भी किसी न किसी सूरत पे वो जारी रखेंगे। तो ये एक वो करके, इसमें गलती किसकी? ईरान की पासदारान इनकलाब की तरफ से जो पहल की गई, इनिशिएट किया गया था। अब सवाल ये है कि ये शुरू क्यों हुआ? ईरान ने तो अभी चंद दिन पहले भी कोई शिप्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन अमेरिका ने वो जस्ट वही कश्तियाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी स्ट्रेट जो IRGC वाले वो कर रहे थे उनको ही हिट किया था, बाकी अंदर जाके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं तबाह किया था। तो अब क्यों किया है? अब इस पे इसराइली अखबार ये दावा कर रहा है कि कोई 2-3 दिन पहले जो है वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि ये टेक्निकल लेवल की जो मुज़ाकरात है वो हेड कर रहे हैं सारा, उनको अब्बास इराक़ची का पैगाम गया है। उन्होंने दरअसल पाकिस्तान और कतर के ज़रिए भी अमेरिका ने ये जो है वो मैसेज भिजवाया था जब ये ईरान ने अटैक किया अभी रिसेंटली, कि ये वायलेशन हो रही है तो आप इसको ना करें। उस पर अब्बास इराक़ची ने ये जवाब दिया है कि मैं अश्योर नहीं करा सकता, ना गारंटी दे सकता हूँ कि IRGC जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स को टारगेट नहीं करेंगे। यानी जो ईरान का वज़ीर ख़ारजा, जो कि इस पूरे मुज़ाकरात, जो कि इस पूरे मुआहदे का जो है वो रूह रवां था, क्योंकि सब कुछ ज़्यादातर इसी के ज़रिए वो सारा हो रहा था, वो अब मुआहदे के एक हफ़्ते के बाद ये कह रहा है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे जो पासदारान इनकलाब हैं वो इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स के ऊपर वो हमला नहीं करेंगे। ये जब पैगाम गया तो उसके बाद ये इसराइली अखबार ये दावा कर रहा है कि ट्रंप जो कि यहाँ पे तुर्की में आए हुए थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि बस मुआहदा ख़त्म और अटैक किया जाए, और वो फिर उसने उसका ऐलान भी किया। तो बुनियादी तौर पे जो अमेरिका की दोबारा से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं उसकी वजह जो बनी है वो अब्बास इराक़ची का वो पैगाम बना है, जिसके बाद ये दोबारा से अब ये सूरत, और ये इसराइली मौक़िफ़ है, ये इसराइली मौक़िफ़ है। क्योंकि वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, नहीं ये मैं इसराइली वो मीडिया का वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, इसराइली जो है ना वो शायद ईरान को इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा जानते हैं, और उनको मालूम था कि ट्रंप को शायद ये मुज़ाकरात के लिए जल्दी थी क्योंकि उसके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ उसको ये भी परेशानी थी कि दुनिया की जो मईशत है, अगर वो इकनॉमिक रिसेशन आता है तो सारा ब्लेम ट्रंप के ऊपर आएगा। तो ये इसलिए वो जल्द से जल्द मुआहदा करना चाहते थे, लेकिन इसराइली जानते थे कि ईरान का जो है ये मुआहदा ज़्यादा देर तक चलते हुए या उसको कामयाब होते हुए नज़र नहीं अच्छा फ़खर, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम इसको फॉलो करते रहते हैं, बहुत इस पर वो बात करते हैं। लेकिन एक नुक्ता मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया ना, आज भी एक डिप्लोमेट हैं, उनके साथ हम खाने पे थे, वेस्टर्न डिप्लोमेट थे, बल्कि ख़ातून थी वो, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की
कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन एक बात जिसका मुख्तलिफ डिप्लोमेट भी कहते रहते हैं और हम भी गौर करते हैं, पढ़ते हैं, कि देखें हमने ये जो मुआहदा कराया है ईरान और अमेरिका के दरमियान करवाया है, इसमें एक अहम जो जिसे कहते हैं ना कि जो तनाज़े का एक अहम तरीन फ़रीक इसराइल है वो मिसिंग है। वो हमने अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। उसके बारे में हमारे डायरेक्ट कोई एश्योरेंस नहीं है, विच इज़ ए प्रॉब्लम। अब देखें ना, ये जो आपने जो ख़बर दी, ये बात तय है कि अमेरिका के सिस्टम में भी और अमेरिकी अखबारात में भी आपको पता है कि जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंयामिन नेतन्याहू, वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से यहाँ पे बात करते रहे जब वो यहाँ पर आए हुए थे। अमेरिकी नायब सदर से वो मुज़ाकरात के दौरान जब वो पाकिस्तान में आए हुए थे, उनका अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा असर व रसूख है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका के अंदर भी एक डिबेट है कि क्या अमेरिका को अमेरिका चला रहा है या इसराइल पॉलिसी के अंदर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस सारे पीस प्रोसेस में उस वक्त तक जंप आता रहेगा जब तक इसका जो अहम फरीक है ना, वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। शाह जी, वैसे ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त और वैलिड है, लेकिन अगर देखा जाए ना हकीकत पसंदाना नज़र से, इसराइल जितना भी बड़ा वो हो जाए, वो अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। पहली बात, सुपर पावर, और अमेरिका उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी नहीं जाता। नहीं, अमेरिका तो गया है ना इवेंचुअली, तो अब गया है। इसराइल नहीं चाहता था मुआहदा हो, अमेरिका ने वो किया है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन उसका रिएक्शन भी तो है ना। रिएक्शन वो उस तरह, इसराइल ने तो उस पर अटैक नहीं किया अभी तक जो अटैक हुआ है वो पहल ईरान की तरफ से किया गया, फिर अमेरिका ने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। इसराइल जितना भी बड़ा वो हो जाए इस खित्ते के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो जानता है कि उसको मिलिट्री एड सारी अमेरिका से मिल रही है। उसके बाकी जो दीगर भी अगर देखा जाए, तो अभी मैं वो पिछले दिनों पढ़ रहा था कि इनको जो डिफेंस बजट शॉर्टफॉल है वो 11.1 अरब डॉलर का, तो इनके उसकी वजह से मिलिट्री एक्सरसाइजेज और दीगर प्रोजेक्ट इसराइल के जो है वो बंद हो गए हैं। तो इसराइल की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ वो चला जाए। और अभी तो वहाँ पर एक और भी है ना, अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो उसकी ये ट्रंप ने भी, आपको पता है जब इस तलखी हुई थी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया है, जिसमें इन्होंने कहा था कि यू आर स्टूपिड और समथिंग इस तरह की बात की। तो अभी तक तो उसको वो पार्डन वैसे उसमें नहीं मिली। तो ये इसराइल वाला वो जो एलिमेंट आप वो बात कर रहे हैं वो है बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बावजूद ये एक रियलिटी यही है, और यही वजह है कि उसको इस मुआहदे से बाहर रखा गया कि उसको अमेरिका सेपरेटली डील करेगा वो ईरान के साथ, और वो किया भी है उन्होंने। जो बाहर अमेरिका और की उसमें इन्होंने मेज़बानी में वो किया इसराइल और लबनान। याद है एक गुफ्तगू हुई थी और हमने एक वेस्टर्न रिपोर्ट का हवाला दे के ये बात कही थी कि आप से ही बात हो रही थी कि जिसमें ये कहा गया था कि IRGC के अंदर भी मिसैड जो है बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया हुआ है। तो वो पेनिट्रेट क्या होता है कि वो ऐसा कोई काम, चूँकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई ऐसा काम मुकामी जो कमांडर है वो कर दे जो कि ईरान के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुँचाए, जो अमेरिका के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुँचाए। ज़रा पाकिस्तान तो इसमें मेडिएटर है। तो वो मुझे लगता ये है कि देखें इन्होंने मिसैड की जो है उसने बड़ा काम किया, और उसमें एक एक्टर है, हम उसे जितना मर्जी इग्नोर करें वो एक्टर तो है नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ब्रॉडर पीस उसी वक्त आएगा जब पीस के तमाम जो एक्टर्स हैं ना वो बीच में आएंगे। पाकिस्तान का जो रोल है ये तो आप देखें ना, कमाल हो गया कि जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया वो तो मतलब अनडाउटेड, लेकिन इसको ये आगे बढ़ना होगा और ये चलेगा। मुझे ये लगता है ये निशिबो फ्रेज आएंगे, फ्राज आएंगे, वो करते हुए साथ साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। और मुझे ये बताएं, आप कश्मीर को जो है वो रेगुलरली कवर कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है आज की? फ़खर, सूरत हाल ये है कि उन्होंने आज की डेडलाइन थी जो कि ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम मुझे पता चला कि उमर नज़ीर से कुछ हल्के बातचीत कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का एक ही मुतालबा है कि जी आप धरना ख़त्म कर दें और हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे। ये वही मुतालबा है। उमर नज़ीर ने कल भी जब डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान को कहा कि वो आएँ और अपना किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक आज़ाद कश्मीर नहीं जा सके,
और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान को पता चल गया है कि फ्री कैन कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। गवर्नमेंट साइड से भी जो डील कर रहे हैं लोग, अफसरान, और इधर से भी उनकी बात नहीं सुनेगा। तो मौलाना फजल रहमान तो मेरे ख्याल में खामोशी ही वो पीछे हट गए। तो आज यूँ चूँकि मामला ये है कि डेडलाइन थी, मुझे ये पता चला है कि जो बाग है वहाँ पर गोली चली है और एक आध फ़र्द की, एक शहरी की इतला है कि एक शहरी जाँ बहक हुआ है उस सारे मामले में। चूँकि अभी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट की बंदिश के बायस पूरी बात हमारे पास नहीं पहुँच रही। वहाँ पे रावला कोर्ट में भी हालात बड़े, जिसे कहते हैं ना, अनसर्टन है। और आज देखिए कि क्या होता है। जो ही कोई अपडेट आई तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अगेन वही हम बात करेंगे कि देखिए जितना डिले इस मामले में करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतनी ज़्यादा नफ़रतें हम पैदा करेंगे और उतना ज़्यादा हम बाहर की कुव्वतों को इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और इन नफ़रतों से फ़ायदा उठाएं। तो खैर ये तो है। चलें शाह जी, देखते हैं इस पर हुकूमत को भी चाहिए कि संजीदगी से ले। मुझे ये बताएं, वो एक आप ख़ातून का जिक्र कर रहे थे, कोई ह्यूमन राइट के हवाले से उनका एक बड़ा अहम मसला था, वो क्या है? फ़खर, बड़ी एक तकलीफ़ दे कहानी है जिसमें आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान में अगर कोई औरत, कोई सरकारी मुलाजमा भी हो, सरकारी जूनियर अफसर भी हो, मगर उसका पाला जब पड़ जाए पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में तो उसे इंसाफ मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है कोट मोमन की एक पटवारी खातून की। पटवारी आपको पता है ना, एक ओहदा है बाकायदा, आमतौर पे लोगों को पता नहीं। आजकल वो सोशल मीडिया पे तो पटवारी नून लीग के फॉलोअर्स को कहा जाता है ना। पटवारी जो कि ज़मीनों के मामलात को देखते हैं। तो एक खातून है कोट मोमन में, निदा नाम है उनका। चूँकि ये मामला पब्लिक जा चुका है और मैं परमिशन से ये बात कर रहा हूँ। तो निदा नाम के एक खातून ने, एक साहब हैं, उन सगीर साहब, सगीर अहमद साहब, उनसे साल 2024 में 9 अप्रैल 2024 को कोट मोमन में एक शादी की। शादी हो गई, शादी पसंद की थी, दोनों सगीर और निदा की पसंद की शादी थी। शादी को सगीर ने रजिस्टर नहीं करवाया। मीनवाइल बच्ची पैदा हो जाती है इस लड़की की, मिन्हा सगीर उस बच्ची का नाम है। तो निदा पढ़ी लिखी खातून है, उसने कहा कि जी ये, चूँकि निदा के घर वालों को और दूसरी तरफ तो पता था कि ये शादी रजिस्टर क्यों नहीं हुई? शादी इसलिए रजिस्टर नहीं हुई कि सगीर ने कहा कि जी मैं अभी फ़िलहाल इसे रजिस्टर नहीं करता। वो क्यों? वो कह रहा था जी मेरे मुख्तलिफ वजूहात हैं, मैं अभी फ़िलहाल रजिस्टर नहीं कर रहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। आपको पता है ना कि जब आदमी कोई घर से बाहर निकल के करता है तो कहता है जी मैं अभी खुफिया रखना चाहता हूँ। ठीक, लड़की के घर वालों को पता था, इनको इधर ये इतला थी। अब लड़की की जब बच्ची पैदा हो जाती है, बच्ची जब पैदा हुई 14 जनवरी 2025 को, 14 जनवरी 2025 को ये बच्ची पैदा हो जाती है। तो लड़की कहती है जी अब तो शादी रजिस्टर तो कराएं, क्योंकि मैंने बच्ची की रजिस्ट्रेशन करानी है। वो लड़की इसलिए शोर मचाती है निदा, क्योंकि लड़की की रजिस्ट्रेशन के लिए जब अपनी यूनियन काउंसिल में जाती है तो उसकी यूनियन काउंसिल कहती है कि पहले तो आप अपनी शादी रजिस्टर कराएं। कानून के मुताबिक तो आप जो है शादीशुदा ही नहीं है। अब लड़की अपने हस्बैंड से ज़िद करती है कि जी आप मेरी रजिस्ट्रेशन कराएं। हस्बैंड कहता नहीं मैं बच्ची नहीं, मैं अभी रजिस्टर नहीं करवा सकता। तो लड़की जो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ हैं उनको एक शिकायत ऑनलाइन भेजती है, उनको अप्रोच करती है। मरीम नवाज़ एक्टिवली रिस्पॉन्ड करती हैं और डीपीओ सरगोदा को, आरपीओ और फिर डीपीओ सरगोदा को ऑर्डर आ जाता है कि जी इस मामले की इंक्वायरी करें कि इस बच्ची की रजिस्ट्रेशन, मिन्हा सगीर की जो बच्ची है उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही।
जब मामला डीएसपी कोर्ट मोमन के पास पहुंचता है तो यहाँ पर एक कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। सगीर जो है, इसका एक भाई है तनवीर एडवोकेट। वो तनवीर एडवोकेट और सगीर वहाँ पर आते हैं और वो आके कहते हैं कि जी हम तो, ये तो बच्ची मारी नहीं है, ये औरत भी मारी नहीं है, यानी कि वाइफ भी मेरी नहीं है। वो कहते हैं कि ये औरत तो पहले से जनाब शादीशुदा है। वो वहाँ पर एक और निकाह नामा और बच्ची वो जो रजिस्ट्रेशन है वो पेश करते हैं कि वो निकाह नामा अफंदी कॉलोनी रावलपिंडी का है और वो बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट कराची के किसी हॉस्पिटल की लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जी ये तो हमारी बेटी भी नहीं है और ये है भी नहीं। ये जो लड़की निदा है ना, जिसकी शादी हुई, वो तेज़ बच्ची है, पढ़ी लिखी है, उसने फौरी तस्वीरें ली। उसने जाके चेक करवाया, ये तो अफंदी कॉलोनी का है और बच्ची की पैदाइश उधर ज़ाहिर की हुई है। इंक्वायरी फर्दर चलती है कि वो कहती है कि डॉक्यूमेंट जाली हैं, ये निकाह की रजिस्ट्रेशन जाली है, कैसे यूनियन काउंसिल कर सकती है। डीएसपी जो है चूँकि मामले की तहकीकात कर रहा है, डीएसपी बुलाता है फ्रीकैन को और वो कहता है जी ये तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है, मैं डीएनए बच्ची का करूँगा और बाप का करूँगा और लड़की का पता लग जाएगा कौन है। अब वो जो बाप है ना वो शर्मिंदा होता है, वो कहता है नहीं नहीं बेटी भी मेरी है और बेगम भी मेरी है, ओन कर लेता है। लेकिन मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना कोर्ट मामन में, पर्चा दर्ज हो जाता है किसके खिलाफ? खातून के खिलाफ। खातून के खिलाफ नहीं, जो जली जिन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, उस वकील खातून मुद्दई बनती है, निदा के खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश किया गया ना, वो वकील साहब तनवीर अहमद साहब और सगीर साहब जो कि उसके हस्बैंड हैं, उनके साथ खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और उन लोगों, वो लोग भी बीच में आ जाते हैं जो बाकी लोग हैं। अब मुकदमा एक दर्ज हो गया। मीनवाइल ये क्या करते हैं, भल्लवाल में जाते हैं और भल्लवाल में जाके कहते हैं कि जी हमारी बेगम वापस आ जाए और वापस आके घर आबाद करे, वो किसी और बंदे के साथ गई हुई है तो वो छोड़ दे। अब वो बंदा कौन है जिसके साथ निकाह किया गया? नया निकाह नामा है ना। अब सवाल ये है कि वो बंदा कौन है जिसके साथ आपने निकाह पढ़ाया है? वो बंदा एक शख्स है मुख्तार। और मुख्तार कौन है? मुख्तार सगीर का और तनवीर का मुलाजम है। अच्छा, मुख्तार अभी अरेस्ट नहीं हुआ, कभी उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। मतलब जाली निकाहनामा पेश किया गया वो अपने मुलाजम का। आप ये देखिए यार, इस मुल्क में क्या हो रहा है कि आपने उस औरत को ओन नहीं करना था, पहले डराना धमकाना था, अपने मुलाजम से उसका जाली निकाह कर दिया। अब मामला सामने आ गया, ये मामला तो बड़ा क्लियर आ गया। आपने फिर भल्लवाल में केस कर दिया, यानी कि 3 जिले आ गए इसमें। एक आ गया कोट मोमिन सरगोदा आ गया, फिर भलवाल आ गया, भलवाल भी सरगोदा में, भलवाल आ गया, 3 स्टेशन आ गए ना, 3 तहसील आ गई, एक पिंडी आ गया, 3 स्टेशंस में आ गया मामला। अब अगला काम ये है कि 3 माह हो गए हैं, ये 4था माह चल रहा है। जो कोट मोमन की जो मुकामी अदालत है ना, वो लगती है कि इन्होंने बेल करवाई हुई है, बेल प्री अरेस्ट करवाई हुई है। तो वो कहते हैं कि जी आप आएँ जी, अदालत में आते हैं। अदालत में आते हैं तो जो इलाके के तमाम जो वकील हैं ना, बार जो है रिपोर्टेडली वो आ जाती है। बार के वैसे मैंने सदर साहब से भी सवाल किया था कि ये दुरुस्त है, क्योंकि साथी वकील है, तो उन्होंने, अच्छा आपने मौक़िफ़ लिया? जी मैंने मौक़िफ़ लिया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2 दिन पहले भी उन्हें मैसेज किया था, कोई जवाब नहीं। आज मैंने देखा तो टाइमर ऑन किया हुआ था कि पता नहीं लगा, फिर मैंने आज भेजा। सेक्रेटरी साहब हैं उनके, कोई कलीम साहब, मुझे बड़े अच्छे लगे, उन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी ये बार पे इल्ज़ाम गलत है, ऐसी बात कोई नहीं। हालांकि जो मेरी बात हुई है इस लड़की की वकील से मैंने रब्ता किया, मुझे सरगोदा से, आपको पता है हमें पता तो लग ही जाता है ना, तो मैंने फिर इनकी वकील साहिबा से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी ये मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, वकील साहिबा इस्लामाबाद में होती हैं, कहती हैं कि वो सूरत हाल ही है, वहाँ पर अंदर वकील आके बैठ जाते हैं जज साहब को प्रेशराइज करने के लिए। जज साहब वैसे बड़े अच्छे हैं, पुराने जज भी बड़े अच्छे थे, वहाँ पर नए एक जज साहब आए हैं,
वो उनकी भी बड़ी तारीफ मैंने सुनी है। वो जो खातून वकील साहब हैं, महविश नाम है उनका, इधर इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हैं वो, तो उन्होंने कहा कि जी सबूत ये है कि ये जो रेवेन्यू ये जो पटवारी खातून है निदा, ये वकील करना चाहती थी कोर्ट मोमन में कि मुकामी को वकील मिल जाए। किसी एक वकील ने हामी नहीं भरी कि हम आपकी वकालत करेंगे, क्योंकि साथी वकील है। अब मैंने वो साथी वकील साहब, वो जो तनवीर साहब हैं जो कि मुलजम हैं, उनसे भी रब्ता किया, कोई जवाब नहीं आया। खैर जो सगीर साहब से मेरा रब्ता नहीं हुआ, मैंने उनके भाई से रब्ता किया था, उनका जवाब नहीं आया। अगर इसमें कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो दे, लेकिन ये एक टेस्ट केस है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए टेस्ट केस है, ये चीफ मिनिस्टर के लिए, ये जो जुडिशरी है हमारी, उनके लिए टेस्ट केस है कि आप एक खातून को इंसाफ आपके सामने और किस तरीके से दबाव और सिस्टम को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ माई एंड आई बिलीव के जो मुकामी जज हैं वो बड़ा, मैंने अच्छी तारीफ़ें सुनी हैं उनकी। आई बिलीव कि वो बेहतर इस पर एक्शन लेंगे, बल्कि कोशिश तो ये की जा रही है कि ये जी एंटी करप्शन का केस है। भाई जाली मुकदमा, जाली कागज़ अगर आपने बनाए हैं तो एंटी करप्शन का केस तो नहीं है, ये तो केस आपका बनता है, तो पुलिस का केस बनता है। एंड आई बिलीव कि पुलिस भी इसके ऊपर, जो DPO हैं सरगोदा के और कोर्ट मोमन के जो इंचार्ज हैं, वो उस पर एक्शन लेंगे। दिस व्हाट इज़ माई केस, अगर इस पर कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो वो दे सकता है। तो आज यही मतलब नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए।